तो यहाँ की बात हमने देखा इंडिफिनिट प्रोनाउन, और इंडिफिनिट प्रोनाउन को हम डिफाइन कर रहे थे एक बार फिर, एनी, मेनी, सम एटसेट्रा आर कॉल्ड एज इंडिफिनिट प्रोनाउन। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और आगे हम पाएंगे तीसरे नंबर पे, इसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये बहुत ही आसान चीजें होती हैं, बेसिकली हम लोगों को बेसिक लेवल पे इनसे परिचित होना मात्र होता है। हम अक्सर पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, स्टैंड अप एंड टेल मी व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है आपका? तो आप कहते हैं सर माय नेम इज राहुल। तो ये जो क्वेश्चन टैग किया मैंने, जिसमें आपने व्हाट का प्रयोग किया, व्हाट इज, तो ये व्हाट है क्या, इसी टर्म को या इस तरह के इस क्लास के जो टर्म्स होते हैं, व्हाट, वेयर, विच, हाउ, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अंग्रेजी में इन्हीं को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी कि वे टर्म्स जो प्रश्न बनाते हैं, जिनसे हम प्रश्न क्रिएट करते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस इज कॉल्ड संकेतवाचक सर्वनाम। इसे आपको खास ध्यान से समझ लेना है। ये फिक्स्ड है, जैसे ग्रामर में कुछ चीजें फिक्स्ड होती हैं। आपने रेसिप्रोकल प्रोनाउन में पढ़ा कि ईच अदर एंड वन अनदर, देयर आर टू टर्म्स and only these two terms are being known as reciprocal pronoun. We know reciprocal pronoun. In the same way, demonstrative pronoun means संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक, जैसा कि हिंदी अर्थ में ही, हिंदी शब्द में ही इसका अर्थ निहित है, जो शब्द किसी नाउन की तरफ इंडिकेट करे, यानी कि इशारा करे, संकेत करें, उन्हीं को हम डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं। दे आर ओनली फोर वर्ड्स लाइक दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस, दैट, दीज, दोज, these are known as demonstrative pronoun. For example, मैं कहूं कि this is a watch, यह एक घड़ी है। मैं कहूं that is a picture, यानी नजदीक की चीज को इंडिकेट करने के लिए हम कहते हैं दिस का प्रयोग करते हैं, और दूर की चीजों को इंडिकेट करने के लिए दैट का प्रयोग किया करेंगे आप। इन्हीं शब्दों का, इन्हीं दोनों का प्लूरल फॉर्मेट दीज और दोज है। जैसे हम कहें ये सब किताबें हैं, तो दीज आर बुक्स, और हम दूर किसी जगह को इंडिकेट करके कहें कि वे सब फूल हैं, तो दोज आर फ्लावर्स, तो ये दिस दैट का ही प्लूरल फॉर्म होता है। और इंडिकेटिव है क्योंकि हम इन किताबों को इंडिकेट करके कह रहे हैं कि दीज आर बुक्स। तो इस तरह हम इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। पांचवें नंबर पे प्रोनाउन की कैटेगरी पे जब हम पहुंचते हैं, तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसको हम विभागवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये पर्टिकुलर किसी ग्रुप की बात करता है, किसी डिपार्ट की बात करता है। इसमें हम ईदर, नीदर, ईच, एवरी आदि टर्म्स को रखते हैं। ध्यान रखेंगे, ईदर, नीदर, ईच एंड एवरी, these four terms are being used as distributive pronoun. इनका व्याकरण में विभागवाचक सर्वनाम के नाम से पहचान बना हुआ है। ये क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हम कहें कि आप में से किसी ने मेरी कलम ली है। आई एम नॉट श्योर, मैं स्पष्ट नहीं जान रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप ही में से किसी ने मेरी कलम ली है। तो ईदर ऑफ यू, यानी ईदर यू और ही हैज टेकन माई पेन, आप ही दोनों लोगों में से किसी ने मेरी कलम ली है। तो हम पर्टिकुलर एक की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर की बात करने लगते हैं। स्पेसिफिक जब
इंडिकेशन होता है, डेमोन्स्ट्रेशन होता है, तो उसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। ईच स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, मैं कहूं कि मेरे इस क्लास में बैठा प्रत्येक छात्र यूपीटेट क्रैक करने वाला है, तो ईच स्टूडेंट ऑफ माई क्लास इज गोइंग टू क्रैक यूपीटेट। तो यहां ईच पूरे एक मास को, पूरे क्लास को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है, डिवीजन कर रहा है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, sixth one is known as reflexive pronoun. Reflexive, the term reflection must have heard ना in physics, आपने पढ़ा होगा, परावर्तन इसका हिंदी होता है रिफ्लेक्शन का। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से क्या आशय होता है, हम यहाँ पे उन प्रोनाउंस की बात करेंगे जिनमें सेल्फ अथवा सेल्फ जो जुड़ जाते हैं, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन के जो पजेसिव प्रोनाउन थे, आपको याद होगा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, माई, आई का रूप आया था आई, माई, मी, वी के साथ आएगा आवर, ही के साथ आएगा हिम, ही, हिज, हिम, सी के साथ आएगा हर। इतने में देखें तो माई के साथ अगर सेल्फ जोड़ दिया जाए इक्वल टू माई सेल्फ हो जाता है, गौर करेंगे। नाउ माई का रिफ्लेक्शन, आई का रिफ्लेक्शन माई सेल्फ में दिख रहा है, आप देखेंगे। ठीक इसी तरह से प्लूरल फॉर्म होता है वी, और इसको जब हम जोड़ते हैं तो यहां इसका प्लूरल फॉर्म, ऊपर सेल्फ लिखा है, यहां सेल्व्ज, प्लूरल फॉर्म जुड़ता है, तो ये बनाता है आवर सेल्व्ज, आवर सेल्व्ज। देन कम्स हिम, ही का रिफ्लेक्शन, जैसे पिता का डीएनए पुत्र में पाया जाता है, ये तो आप जानते होंगे साइंस के स्टूडेंट के रूप में, जनरल नॉलेज के स्टूडेंट के रूप में भी। तो ठीक उसी तरह अगर आई को हम पिता मान लें तो माई सेल्फ उसी का पुत्र है, इसलिए उसका रिफ्लेक्शन दिखता है। अक्सर लोग कहते होंगे या आपको भी कहते हैं कि आपका चेहरा आपके पिता से मिलता है, कुछ एक को कहा जाता है ये अपनी मां पे गया है, तो इसका मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन। मदर्स कैरेक्टर्स और फीचर्स आर बीइंग रिफ्लेक्टेड इन सन्स और डॉटर्स इन द सेम वे। तो ही और हिम को देखें तो इसका, इसमें चूंकि ही सिंगुलर है इसलिए इसमें सेल्फ एड ऑन होता है, और फिर जो शब्द तैयार होता है वो हो जाता है हिम सेल्फ। ठीक इसी तरह सी का फॉर्मेट, इसका रिफ्लेक्शन जब बनता है तो ये हर सेल्फ के रूप में सामने आता है। अब आप देख सकते हो स्पष्ट लिखा है मैंने बोर्ड पे, आप ध्यान से देख ले। आई का रिफ्लेक्शन माई सेल्फ के रूप में, वी का रिफ्लेक्शन आवर सेल्फ के रूप में, ही का रिफ्लेक्शन हिम सेल्फ। इसी तरह आगे इट को आप इट सेल्फ से रिफ्लेक्शन बना लेंगे, यू है अगर तो ये योर सेल्फ बनेगा। ध्यान रखेंगे अभी मैंने बताया था पर्सनल प्रोनाउन में कि यू सिंगुलर नंबर के रूप में भी प्रयोग होता है और यू प्लूरल नंबर के रूप में भी प्रयोग होता है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे इसका दोनों फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा, एक तो योर सेल्फ दिखेगा और दूसरा योर सेल्व्स, आप इस रूप में भी पाएंगे। ओके, अब बात करते हैं जैसे इसको हम हिंदी में कैसे प्रयोग करते हैं। लगे हाथ थोड़ा सा हम इस पे भी आपको फोकस कर दें कि मैं, आई मतलब मैं, माई मतलब मेरा और सेल्फ मतलब स्वयं, मिलके माई सेल्फ यानी कि स्वयं बनता है। ठीक है ना, मतलब मैं खुद। अगर मैं कहूं कि मैं यूपी टेट को अंग्रेजी खुद पढ़ाता हूं, इज दैट क्लियर? मैं यूपी टेट के स्टूडेंट्स को अंग्रेजी खुद पढ़ाता हूं। तो इस चीज को अब आप यहां पे ऐसे देखेंगे कि आई टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स ऑफ टेट माई सेल्फ।
ओके, ऐसे ये सवाल आपका बना। देखिए वाक्य का शुरुआत आई से हुआ था और वाक्य समाप्त हो रहा है माई सेल्फ पे। इसी आई का रिफ्लेक्शन यानी पर्सनल प्रोनाउन का ही रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में देखने को मिलता है। जिस वाक्य में स्वयं शब्द आएगा उसमें ये, अच्छा इन दोनों के बीच डिफरेंस देखिए, एक ओपनिंग करने आएगा और दूसरा जब एंड में आएगा तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग फेज है, ये हम आगे देखते हैं। इसको हम बोलते हैं, ये 8वां होगा प्रोनाउन का, इसे हम इम्फैटिक प्रोनाउन बोलते हैं। इम्फैटिक प्रोनाउन। अब इम्फैटिक का मतलब होता है इम्फेसाइज, मतलब जोर देना, दबाव देना, प्रभावी तरीके से किसी चीज को व्यक्त करना। तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के प्रयोग की एक विधि मात्र है। ध्यान रखना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अभी जिसको मैंने बताया, यानी कि माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, ध्यान रखेंगे। तो इन्हीं के प्रयोग की एक विधि है, प्रोसेस है। कैसे? अब ये कहता है एम्फेटिक प्रोनाउन कि जब कभी पर्सनल प्रोनाउन ध्यान रखिएगा, आई वी आदि के तुरंत बाद, यानी कि तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग हो, तो उसे ही इम्फेटिक प्रोनाउन बोला जाता है ग्रामर में। लेकिन अब ये अर्थ बदल देता है स्टूडेंट्स, ये अर्थ बदल देता है। कैसे बदलता है आइए देखते हैं। जैसे मैं कहूं कि मैं खुद ही, ध्यान रखेंगे यह दबाव दे रहा है, जोर दिया जा रहा है, मैं खुद ही अंग्रेजी पढ़ाता हूं, यानी किसी से पढ़वाता नहीं हूं, मैं खुद ही पढ़ाता हूं। उसने खुद ही ये काम किया, आपने स्वयं यह निर्णय लिया। यानी कि जब दबाव दिया जाता है किस पर, पर्सनल प्रोनाउन यानी कि कर्ता पर, यानी कि नॉमिनेटिव फॉर्म पर, ग्रामर की भाषा में इसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। तो जब इस पे, तो अब इसको हम अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं, आई माई सेल्फ टीच इंग्लिश। गौर करेंगे, आई माई सेल्फ टीच इंग्लिश। और दूसरा भी, अब लगे हाथ, यहां पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आई टीच इंग्लिश माई सेल्फ। अब एक स्टूडेंट के रूप में, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के रूप में आपको इन दोनों वाक्यों के अर्थ अंतर को समझना पड़ेगा। ऊपर वाला वाक्य इम्फेटिक है क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन के तुरंत बाद प्रयोग किया जा रहा है माई सेल्फ, और ये इस पे जोर दे के कर्ता को जोर दे रहा है, जबकि यहां जोर देने वाली कोई बात नहीं है। आई टीच इंग्लिश माई सेल्फ, मैं अंग्रेजी स्वयं पढ़ा लेता हूं, और फिर मैं कह रहा हूं कि मैं स्वयं ही अंग्रेजी पढ़ाता हूं, यानी कोई और नहीं। अच्छा, इसको एक व्यवहारिक चीजों से मैं कनेक्ट करके आपको बताऊं, जब भी कभी इंट्रोडक्शन कोई आपसे देता होगा या आपसे मांगता होगा तो आप भी बोल देते हैं कि माई सेल्फ XYZ, अपना जो भी नाम है, रमेश, सुरेश, मुकेश, है ना, कहते होंगे। आई होप आप भी कहते होंगे कि माई सेल्फ ब्रिजेश। गौर करिएगा, अब आप आज से ये गलती नहीं करेंगे। एक ग्रामेरियन के नाते, यानी एक लैंग्वेज एक्सपर्ट के नाते आपको इससे बचना है, जो 99.99% लोग करते हैं। इसका रूल ग्रामर के अंदर, इसका रूल है, इस पर जेसी नेसफील्ड का विचार है, इस पर रेन और मार्टिन जैसे अंग्रेजी के धुरंधर विद्वानों ने बहुत अच्छा कमेंट किया है। अब उनका यह कहना है कि कभी भी रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन सोलो नहीं आ सकता है, अकेले नहीं आ सकता है, उसके पीछे, यानी कि ये बेटा है तो पीछे बाप का यानी पिता का उपस्थिति जरूरी है, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन के साथ ही बोलेंगे। यानी अगर कहना है कि मैं ब्रिजेश हूं तो आई माई सेल्फ ब्रिजेश सिंह ऐसे कहेंगे, जबकि जनरली लोग माई सेल्फ ब्रिजेश कह जाते हैं। ये ग्रामर और नॉन ग्रामर की बात होगी, तो ये गलती आप इन चीजों को पढ़ के ही बच सकते हैं।
बेसिकली जब आपको कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्लास है और इसमें हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर जाहिर सी बात है आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इनके सवालों से या इनसे निकलने वाले सवालों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे आप एलटी ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो, टेट का दे रहे हो, सीटेट का दे रहे हो, या एबीसीडी कोई भी परीक्षा जिसमें ये टॉपिक्स टच किए जाते हैं, आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। आई होप सो, बशर्ते कि योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्रिस्टल क्लियर है तो आई डोंट थिंक दैट यू आर गोइंग टू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। आते हैं अगले टॉपिक पे। एम्फेटिक प्रोनाउन के बाद आखिरी में हम बढ़ते हैं और अगला टॉपिक होगा हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेशन आपने पहले भी पढ़ा होगा और फिर एक्सक्लेमेशन के बारे में जान लें। एक्सक्लेमेशन मतलब अचानक विस्मय या आश्चर्य के भाव, जब हम पर्टिकुलर किसी टर्म का या किसी वर्ड का प्रयोग करते हैं खास भाव को एक्सप्रेस करने के लिए, तो वही एक्सक्लेमेशन बन जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोनाउन। जैसे हम कहें ओह, हेलो, आप डिनोट करते हैं हेलो, किसी को बुलाते हैं तो हेलो, आप अक्सर कहते हैं मिस्टर। तो ये सारे टर्म्स आप एक्सक्लेमेशन के अंतर्गत पाते हैं, इन्हीं को हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहा करते हैं। देन कम्स द थर्ड वन इज नोन एज एडजेक्टिव। तीसरा पार्ट होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में विशेषण। विशेषण मतलब वो शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनको हम विशेषण कहते हैं। द टर्म विच डिफाइंस या विच इज यूज्ड टू डिफाइन सम पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन, ये खासकर उनको डिफाइन करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में कहें कि आई हैव एन ओल्ड कार। गौर करेंगे तो इस वाक्य में आप देखेंगे, अगर हम इसका सिंटेक्स आपसे पूछें तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, एक क्वेश्चन के रूप में भी जान लें। आई को आप बताएंगे कि सर आई इज अ पर्सनल प्रोनाउन। इसे और एक्सप्लेन करने के लिए हम कहें तो आप बताएंगे सर आई यहां फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। ओके, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है। हैव के बारे में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे फर्स्ट कि सर हैव इज अ वर्ब, ये वर्ब है। अब वर्ब में भी आप बताएंगे कि ये प्लूरल वर्ब है सर, अपने कैटेगरी में ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर हैज होती है। ठीक है, अब अगला टर्म अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज एन, अगर इस वाक्य का सिंटेक्स बताना हो तो अब आप बताएंगे कि एन एक आर्टिकल है। ये आने वाले समय में ये लेसन आगे पढ़ने वाले हैं आप कि एन एक आर्टिकल है। अब आर्टिकल में भी अगर कोई पूछे कि कौन सा आर्टिकल है तो आपको मैं बताऊंगा कि डेफिनिट और इनडेफिनिट दो आर्टिकल्स में ये बटे होते हैं टोटल आर्टिकल्स, तो उसमें ये इनडेफिनिट आर्टिकल है, ये आप बताएंगे। ओके, अब आते हैं हम ओल्ड के बारे में कि ओल्ड क्या है। यहीं पे आप बताएंगे कि ओल्ड इज एन एडजेक्टिव वर्ड, यही विशेषण है। क्यों विशेषण है? क्योंकि ये अपने बाद आने वाले कार जो एक नाउन है को मॉडिफाई कर रहा है। कैसी कार है मेरे पास? तो पुरानी कार है। कैसी कार है? तो पुरानी कार है। यहां पुराना शब्द कार शब्द को डिफाइन कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। दैट इज इट, बस इतनी सी बात। एडजेक्टिव। देन कम्स काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, तो हम देखेंगे कि
अदर टॉपिक्स की तरह इनके भी कुछ काइंड्स हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्वालिटी शोइंग एडजेक्टिव, दूसरा क्वांटिटी शोइंग एडजेक्टिव, तीसरा न्यूमेरिकल या नंबर शोइंग एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिर अगला एम्फेटिक एडजेक्टिव। तो these are the important kinds of adjective. The first one is known as quality showing adjective. कुछ शब्द जो गुण बताएंगे, किसका गुण बताएंगे, किसी संज्ञा का, वो क्वालिटी, जैसे ये कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं जिनका हम प्रयोग क्वालिटी बताने के लिए करते हैं। जैसे हम कहें गुड, बैड, वाइज, आइडल, तो ये शब्द क्या बता रहे हैं किसी का। जैसे हम कहें कि ही इज ए गुड बॉय, तो यहां पे गुड शब्द क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो अब आप बताएंगे कि गुड एक क्वालिटी शोइंग एडजेक्टिव है जो बता रहे कि वह एक अच्छा लड़का है। कैसा लड़का, तो अच्छा लड़का। देन शी इज अ वाइज गर्ल, कैसी लड़की, तो बुद्धिमान लड़की। तो यहां वाइज को हम, चूंकि ये गुण ही है। दूसरा हम कहें कि वह बुरा लड़का है, ही इज ए बैड बॉय, तो यहां बॉय को डिफाइन कर रहा है, मॉडिफाई करने के लिए उसके ठीक पीछे प्रयोग होता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड क्वालिटी शोइंग एडजेक्टिव। अब आते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, परिमाण भी बोलते हैं इसको विशुद्ध हिंदी में। तो ये मात्रा सूचक विशेषण होते हैं, ये किसी नाउन की क्वांटिटी को, मात्रा को बताएंगे। जैसे खासकर लिक्विड चीजों की अनकाउंटेबल नाउन के लिए आते हैं, जैसे सम, मच, एनफ, एटसेट्रा, ये मात्रा बताएंगे। हम कहें कि इस ग्लास में थोड़ा पानी है, तो पानी की मात्रा थोड़ा शब्द से बताई जा रही है, इसके लिए हम सम वाटर का प्रयोग करेंगे। गौर करेंगे इस कैटेगरी में लिटल, आ लिटल, द लिटल को भी पढ़ाया जाएगा। आगे इनसे आपको प्रश्न आते हैं, वो हम आपको डिफाइन करेंगे। देन कम्स नंबर शोइंग एडजेक्टिव। नंबर का मतलब होता है संख्या, ये न्यूमरल एडजेक्टिव के नाम से भी कुछ एक लेखक इनको अपनी बुक्स में न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं, या डिजिटल एडजेक्टिव, जहां पर किसी वाक्य में आपको कोई भी न्यूमरल या कोई भी डिजिट प्रयोग करना हो तो उसे हम न्यूमरल एडजेक्टिव कहेंगे। इस कैटेगरी में 1, 2, ऐसे 3, ऐसे 5, 9, 100, जो भी टर्म आपको किसी मैथमेटिकल डिजिट का इंडिकेशन दे, उन्हीं को आप न्यूमरल एडजेक्टिव कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि मेरे पास 2 कलम है, तो आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 मार्कर हैं, आई हैव 2 मार्कर्स, तो यहां 2 न्यूमेरिक है, यानी कि डिजिट्स में प्रयोग किया गया है। तो अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन करे कि पॉइंट आउट द सिंटेक्स ऑफ द टर्म 2, आप बताइए कि 2 किस रूप में यहां प्रयोग किया गया है, या व्याकरण की नजर से देखें तो क्या कहलाएगा, तो आप बताएंगे कि 2 हैज बीन यूज्ड एज न्यूमरल
एडजेक्टिव। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव ये नया शब्द अब आपके लिए नहीं है, अभी प्रोनाउन पढ़ाते समय मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको बताया था। ठीक यहां पे इससे क्वेश्चन मतलब बेसिकली इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करूंगा आपको ताकि क्लियर हो सके कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। प्रोनाउन और एडजेक्टिव ये दोनों होते हैं और टर्म्स सेम होते हैं। जैसे हमने बताया था आपको कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। फिर यही चारों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में कैसे प्रयोग हो जाते हैं, तो यहां इसके पहले अर्थ को समझ लीजिए, फिर इनके लोकेशन और क्वेश्चन बना के बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दिस, यह, दैट का अर्थ वह होता है, दीज का मतलब ये सब, और दोज का मतलब वे सब, ऐसे होता है। अगर एग्जाम्पल लें हम क्वेश्चन के रूप में, तो आप पाएंगे जैसे हो कि दिस इज ए बुक, यह एक किताब है। अब इसमें आपको ये जानना है कि दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डीपी, शॉर्ट में हम डीपी लिखते हैं, तो दिस हैज बीन यूज्ड हियर एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्यों है? क्योंकि ये बुक की तरफ संकेत कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि यह एक किताब है। गौर करेंगे, यह एक किताब है, दिस इज अ बुक। लेकिन अगर यही चीज इस रूप में आ जाए, गौर करेंगे, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। गौर करें तो यहां पे देखें कि बुक अब इस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के ठीक बगल में आ गई। यानी जब किसी नाउन के ठीक पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्रयोग हो जाए तो वो अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। गौर कर रहे हैं कि ये किताब मेरी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि यह एक किताब है, अब मैं कह रहा हूं कि यह किताब मेरी है। यानी किताब की तरफ हम संकेत कर रहे हैं और ये टर्म जो प्रोनाउन था वो किसी नाउन के पहले आ गया तो वो फिर एडजेक्टिव के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में आने वाले सवालों को हल करेंगे। अब आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद इम्फैटिक। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा इम्फैटिक एडजेक्टिव। इम्फैटिक एडजेक्टिव, अब यहां पे भी आपको ध्यान रखना है, इम्फैटिक का मतलब होता है दबाव देना, जोर देकर किसी पर, किसी शब्द पर दबाव देके कोई बात कहना। अब पूरी ग्रामर में सिर्फ दो शब्द इम्फैटिक एडजेक्टिव के नाम से जाने जाते हैं, एक होता है वेरी और दूसरा होता है ओन। अब यहां पे आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह देखना है कि वेरी मतलब सामान्य स्टूडेंट जानता है वह, और ओन मने अपना या सगा। गौर करेंगे, लेकिन हम आपको यह बताएंगे कि यहां वेरी का अर्थ वही होता है। जब वही अर्थ में लेना होगा तो उसको इम्फैटिक एडजेक्टिव, यह वही किताब है जो मैंने आपको रिकमेंड किया था, यह वही लड़का है जिसने मेरी घड़ी चुराई थी। गौर कर रहे हैं, यानी जोर देके कहा जा रहा है, दबाव देके कहा जा रहा है कि ये वही लड़का है, ये वही कलम है जो आपने मुझे दिया था। तो दिस इज द वेरी पेन, यहां पे ऐसे आपको वेरी को एम्फेसाइज करते समय बोलना है, दैट इज नोन एज एम्फैटिक एडजेक्टिव। नेक्स्ट हम अगले वीडियोस में, अगली क्लासेस में आपको प्रस्तुत करते हैं। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।